Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel Civilian IQ। क्लास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 के जो क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसके हमने एक आध क्वेश्चन किए थे, ठीक। और क्या कहते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिटेल में बताया था। अब आज क्या है कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक बार इसके पहले दो लिखा है ना, वो पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि इसने क्या बोला कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हमें निकालना है, मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि हम तिर्यक से ही करें इसको, है ना। तो हमें जो अच्छा लगेगा हम उससे निकालेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये फोर्थ का पहला पार्ट है, इसको जरा देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कि एक भाग क्या है, फिक्स है। कोई भी छात्रावास है मतलब कोई हॉस्टल है तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ रेट पड़ता है, मतलब कि कुछ किराया है। अब किराए का कुछ हिस्सा तो उसने फिक्स कर दिया कि हाँ इतना आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद क्या है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि उसने कितने दिन खाना खाया वहां पे। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 100 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने नहीं, 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब कि 20 दिन उसने भोजन किया है तो उसे कितना किराया देना पड़ा है, 1000 रुपए। इसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। कितना अदा करना पड़ता है, 1180 रुपए। उसने कितने दिन भोजन किया, 26 दिन, ठीक है, 26 दिन उसने भोजन किया। इसके बाद नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालने के लिए बोलेगा वही हम लोग क्या है x और y के रूप में मान लेंगे। तो हमको क्या निकालना है, नियत व्यय। तो नियत व्यय निकालना है तो उसको मान लेते हैं। नियत व्यय मतलब कि वो जो आपका फिक्स किराया है ना वो कितना है, और प्रतिदिन भोजन के लिए कितना रुपया देना पड़ता है ये हमें निकालना है। तो इसका हल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा हल, ठीक। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें क्या निकालना, नियत व्यय। तो यहाँ पे लिख लो कि माना नियत व्यय बराबर कितना, 100 रुपए, ठीक। ये हमने नियत व्यय मान लिया, ठीक। ये हमने क्या मान लिया, नियत व्यय मान लिया। और क्या निकालना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो आप लिख देना तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ये बराबर हमने कितना मान लिया, y रुपए, ठीक। ये हमने कितना मान लिया, y रुपए। अब यहां पे क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि देखो जो एक छात्र है वो 20 दिन भोजन करता है और उसे कितना देना पड़ता है, 1000 रुपए। लेकिन जो उसका नियत किराया है वो तो एकदम फिक्स है ना, ठीक। वो आपका फिक्स किराया है, लेकिन उसके बाद जो उसने जितने दिन भोजन किया उसके लिए उसे कितना देना पड़ता है, 1000 रुपए। देखना यहाँ पे ध्यान से मैं लिख कैसे रहा हूं, ये मैंने लिख दिया फिक्स किराया x, ठीक। इतना तो उसे देना ही देना है, प्लस एक्स्ट्रा कितना देना है, एक्स्ट्रा उतना देना है कि जितने दिन उसने भोजन किया है। तो भोजन उसने कितने दिन किया है, 20 दिन। तो यहां लिखोगे 20 और एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y रुपए। तो यहां लिख लिया x + 20y बराबर इसने कितना पे किया, 1000 रुपए, ठीक। कितना पे किया, 1000। इसका नाम समीकरण 1। इसी प्रकार आगे बढ़ो। अब दूसरा देखो, जबकि एक विद्यार्थी बी जो कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो देखो उसने भी x उसको देना ही देना है, मतलब ये इसका फिक्स किराया है, इतना तो उसको पे ही करना है। इसके अलावा उसने कितने दिन भोजन किया, 26 दिन। ये मैंने लिख दिया 26, और एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y रुपए। तो यहां लिख दिया 26 × y। ये बराबर किसके, ये बराबर है आपका 1180 रुपए के, ठीक। इसके बराबर है 1180 के, ठीक। इसका नाम समीकरण 2। अब दो समीकरण बन गए। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा आपका विलोपन और तीसरा आपका तिर्यक। तो सबसे जो आसान मेथड आपका रहता है, ठीक है, वो हमारा रहता है विलोपन वाला, कि उसमें हम x या y किसी को गायब कर दें। अब ये क्वेश्चन तो देखिए उतना ही आसान है, यहाँ पर किसी चीज से मल्टीप्लाई भी नहीं करना, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। जिससे क्या फायदा मिलेगा, जिससे x और x आपका कट जाएगा और y में हमें कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ये मैंने लिखा समीकरण 1
माइनस समीकरण 2। तो जब मैंने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किया, तो अब देखो जरा समीकरण 1 उतार लेते हैं, ये कितना है x प्लस 20y बराबर किसके 1000 के, ठीक, और ये कितना है x प्लस 26y, ठीक, ये 26 है भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये 26 है, x प्लस 26y ये बराबर कितने का, ये है 1180, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों को, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस और ये आपका माइनस, हमने क्या किया यहाँ पे घटाया, से यहाँ पे लिख देना घटाने पर, है ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस का x माइनस का x ये दोनों कट गया, ठीक, 20 माइनस 26 कितना बचा माइनस 6y बराबर 1000 माइनस 1180 कितना बचा माइनस 180, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6y बराबर 180, तो मतलब y बराबर कितना आ गया 180 बटे 6, ये कितने बार कटेगा 30 बार, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 30, ठीक, y मतलब क्या, y मतलब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना आ गया 30 रुपए आ गया, ठीक, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो x या y में, यहां पर रख देते, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया, ठीक, तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान एक समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो देखो कितना है y, समीकरण 1 हमारा कितना x प्लस 20y बराबर किसके 1000 के, ठीक, तो y बराबर हमने कितना रखा 30 रखा है यहाँ पे, तो x प्लस 20 गुणे y का मान कितना रखा 30 बराबर किसके 1000 के, तो कितना हुआ 600 हुआ, उधर क्या था घट जाएगा, तो x बराबर 1000 ये 20 दिया 60 और ये डबल 0, तो मतलब ये कितना हो गया माइनस में 600, ठीक, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कितना आ गया 1000 माइनस 600, मतलब x का मान कितना आ गया 400, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नियत व्यय है वो कितना है 400 रुपए, मतलब 400 रुपए किराया फिक्स है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है 30 रुपए, तो कितना आ गया 30 रुपए, ठीक, यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। चलो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। इसमें क्या कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज चल रही ना, और जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एनसीईआरटी वालों ने किया क्या है कि इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया ये किया गया कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो किराया उराया टाइप का था, ठीक है, जब आपका किराया फिक्स रहता है। ये वाला आपका क्वेश्चन किस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन है हमारा भिन्न टाइप का, कि जब हमें भिन्न दिया हो तब उसके साथ कैसे करते हैं, और आने वाले क्वेश्चन भी सब अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन पर अगर कमांड हो गया, ये जो 5-6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। हो सकता है कि ये संख्या यहाँ पे बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि ये जो बोर्ड के क्वेश्चन है ना, वो इस टॉपिक से छूटने नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भिन्न, हमें भिन्न निकालना है। अब देखो कोई भी भिन्न जब बनता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो आपका अंश होता है, एक तो आपका हर होता है। मान लो कोई भी भिन्न मैंने लिखा 5 मान लीजिए 8 लिखा, ठीक, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये आपका अंश कहलाता है, मालूम ही है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन ये आपका क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी भिन्न क्या है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसके हल में कि माना अंश बराबर आपको किसके दिया है, ठीक है, अंश आपका x है और हर कितना है, हर मान लेते हैं, ठीक है, हर बराबर कितना हो गया y, तब आपका भिन्न कितना बना, ठीक है, तब आपका भिन्न कितना हो गया x बटे y। भाई अंश और हर का रेशियो ही तो होता है ना, तो भिन्न आपका क्या हो गया x बटे y। अब क्या है, अब प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रश्नानुसार, है ना, तो प्रश्नानुसार मैंने यहाँ लिखा अनुसार। तो अब जरा देखो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश क्या है x है, तो जरा घटाओ भाई, तो अंश से मैंने क्या किया 1 घटा दिया। अच्छा हर में तो कुछ हुआ नहीं, तो हर को जैसे वैसे उतार लो, तो x - y/1 बराबर कितना हो गया, वो 1/3 हो गई, तो कितना हो गया 1/3 हो गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करो, इसका इससे गुणा हो गया,
कि कितना आ गया यहाँ पे 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, बराबर आपका आ गया y के। ठीक है, y गुणे 1 कितना आ गया, ये आपका आ गया y। तो अब जरा देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, देखो कितना आएगा। ये जब ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो कितना आ गया 3x माइनस 3 बराबर किसके, y के। एक काम करो, ये माइनस 3 इधर ले आओ और y आप उधर ले जाओ, तो ये आपका किसके बराबर हो गया 3x माइनस y बराबर किसके हो गया आपका 3 के। ये माइनस इधर प्लस, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। इसका नाम समीकरण नंबर 3। ठीक, अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। अब क्या है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब की बार क्या किया गया, अब की बार अंश में कुछ नहीं किया गया, अंश को जैसे है वैसे उतार लो, और हर में क्या किया गया 8 जोड़ दिया गया। तो हर में मैंने 8 जोड़ दिया। ठीक, तब ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है, तब ये जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाती है 1/4 की। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 4 का इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, बराबर 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा y + 8। तो इसको उधर ले जाओ, जब 75 करोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस y बराबर किसके आ गया 8 की। इसका नाम समीकरण नंबर 2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समीकरण 1 देखो क्या है, माइनस में y है, समीकरण 2 क्या है, माइनस में y है। तो एक काम करेंगे, अगर 1 और 2 को मैं घटा दूं तो क्या होगा कि ये y और ये y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे ऊपर क्योंकि कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि नहीं हमें किसी एक पर्टिकुलर मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो हमारा विलोपन विधि होता है, मतलब जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, वो आपका क्या है बेस्ट मेथड है। तो उसी से हमारा टाइम बचता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब कि जो उसके सही होने के चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, इसमें जो जल्दी से गलती नहीं होती है क्योंकि ये हम बचपन से सीखते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण 1 माइनस 2। ठीक, समीकरण 1 माइनस 2, तो 1 से 2 को घटा दो कितना आ गया 3x माइनस y बराबर किसके 3 के, और यहाँ कितना आ गया 4x माइनस y बराबर किसके 8 के। जब घटाओगे तो घटाना क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों क्या हुआ कट गया। 3 माइनस 4 कितना आया माइनस x बराबर 3 माइनस 8 कितना आया माइनस का 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 5, मतलब अंश आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, है ना। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है समीकरण 1 3x माइनस y बराबर 3 के, 3x माइनस y बराबर 3, x बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे रख दो। तो 3 गुणे 5 माइनस y बराबर किसके आ गया 3 के आ गया। ठीक, तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करो तो 3 5 15, 15 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो मतलब कितना आ गया माइनस y बराबर 3 माइनस 15। ठीक, ये मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। देखो इसके आगे फिर ये है कि माइनस y बराबर किसके आ गया, माइनस y बराबर आपका आ गया 3 माइनस 15 की। तो अब जरा देखो 3 में से 15 घटाओ कितना आएगा माइनस 12, तो माइनस y बराबर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर किसके आ गया 12 की। तो अब जरा देखो ध्यान से कि अंश आपका x आया है, ठीक है, हर आपका कितना आया है, सॉरी अंश आपका 5 आया है और हर कितना आया है 12 आया है। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखना अतः, ठीक है, अभीष्ट भिन्न बराबर किसके आ जाएगा 5/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 5/12 आई बात समझ में। चलो, तो ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।